बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है तो करने वाला है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम 8 नंबर डिजीज़ पढ़ेंगे, कैंसर ऑफ द एसोफेगस। तो एसोफेजियल कैंसर या ट्यूमर, ये हमारे पास क्या है, 8 नंबर डिजीज़ है। तो उसकी जो मेन काजेज़ वगैरह होते हैं ना, तो ये हम और इसकी साइन सिम्टम, उसकी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ये सब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप अगर कम्युनिटी से लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसका भी पैदा हो जाए, ठीक है। कैंसर ऑफ द एसोफेगस, ठीक है। तो हमारे पास कैंसर ऑफ द एसोफेगस, उसको दूसरा नाम हम आल्सो नोन एज एसोफेजियल कैंसर भी कह सकते हैं। तो ये भी याद रखें इस चीज़ के लिए। इट इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकती है। कैंसर ऑफ द एसोफेगस मेनली मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। तो जब आप मेलिग्नेंट की, तो जब आपको पता चला गया कि हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकती है, ठीक है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर का मेन जो फ्यूचर होते हैं ना, तो वो फ्यूचर उसका होते हैं कि ये हमारे पास कैंसरियस ट्यूमर होते हैं, ठीक है। और वो मतलब डिस्पर्स होते जाते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाते होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये हमारे पास malignant ट्यूमर दैट डेवलप इन द टिश्यू ऑफ द एसोफेगस, जब एसोफेगस के टिश्यू में मतलब मेलेग्नेंसी आ जाए, मेलेग्नेंट ट्यूमर आ जाते हैं ना, तो क्या हो जाते हैं, कैंसर ऑफ द एसोफेगस बन जाते हैं, समझ गए ना। फिर हमारे पास ये क्या है कि एसोफेजियल कैंसर टिपिकली अराइज फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस। तो ये हमारे पास इनर लाइनिंग जो म्यूकोसा होते हैं ना, तो उससे अराइज होते हैं ये जो मेलेग्नेंट ट्यूमर होते हैं, and can spread to nearby tissue and organ if not diagnosed and treated at an अर्लियर स्टेज, ठीक है। जब वो अर्लियर स्टेज में आप उसको कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया हो, तो वो फिर क्या हो जाते हैं, तो वो फिर वर्सन होते जाते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पहले से डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इसोफेजियल कैंसर, एक हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा होते हैं और जो दूसरा है वो हमारे पास सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। तो इस ओवरऑल स्लाइड का मकसद यही है कि कैंसर, हमारे पास कैंसर ऑफ द एसोफेगस, वो दो तीन क्वेश्चन आप क्लियर कर ले कि वो किसकी वजह से आया है। वो इस वजह से आया है कि हमारे जो म्यूकस होते हैं ना, तो म्यूकस के जो लाइनिंग होते हैं, तो उसमें मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो गया, ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो गया किस वजह से, तो ये वजह हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। तो वजह इस वजह से कि वो ज़्यादा स्मोकिंग करा रहा हो या ज़्यादा अल्कोहल एडिक्शन करा रहा हो, ठीक है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह स्मोकिंग कराते हैं ना, तो इसकी वजह से कैंसर ऑफ द एसोफेगस हो सकती है, ठीक है। फिर इसकी दो टाइप्स है, तो ये टाइप्स भी याद रखिए, एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। फिर हमारे पास मेन काजेज जो है वो हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग होती है और इसी तरीके से हैवी अल्कोहल कंजम्पशन होती है, ठीक है। तो ये याद रखिए लाजमी। फिर हमारे पास मैनिफेस्टेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन हमारे पास जो साइन सिम्टम होते हैं ना, तो प्रोग्रेसिव डिस्पेगिया में डिफिकल्टी ऑफ स्वेलिंग होगा, कि वो सही तरीके से स्वालअप नहीं कराते। क्यों स्वालअप नहीं कराते, अगर आप स्ट्रक्चर में देखें ना, तो उसकी जो एसोफेगस की लाइनिंग होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, जब वो थिन होती है और आप बोलस माउथ में लेके एसोफेगस तक चला जाते हैं, तो एसोफेगस तो वो कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन कराते हैं, लेकिन इस जगह पे जो नर्व सप्लाई हुआ था ना, तो मोटर सप्लाई भी इस जगह पे लाजिम क्या होगा, डिफेक्ट होगा, ख़राब होगा। इसीलिए वो सही तरीक़े से मतलब मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी नहीं कराते, तो इसी वजह से उसको डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग ला, ठीक है। तो डिस्पेगिया होगा जो प्राइमरी काज़ है, ठीक है। हाँ, हर हेरोसिन्स होगा, हेरोसिन्स का इसका मतलब यही है कि हमारे पास उसकी जो आवाज़ होते हैं ना, उसकी जो साउंड होते हैं वो भारी हो जाते हैं, मतलब जो आवाज़ वो करते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब लाउडनेस उसमें आ जाती है, ठीक है। तीसरा नंबर जो है हमारे पास रिजार्जुटेशन अपूड होगा। तो रिजार्जुटेशन अपूड हमने पहले ही बताया कि वो जो फूड उसकी स्टमक में होते हैं वो माउथ तक
आ जाने की जो मतलब वो स्टमक में भी नहीं चलेगा कि जो भी फूड वो खाते हैं तो एसोफेगस के दरमियान में वो ब्लॉक होगा और वो बार बार आपकी माउथ में आ जाएगा, ठीक है। वो स्टमक तक नहीं चले जाएगा, ठीक, क्योंकि वो ब्लॉकेज हुआ है, नैरोइंग ऑफ द एसोफेगस हुआ है, ठीक है। फिर फाउल ब्रीथ होगा, ब्रीथ बहुत ज़्यादा मतलब बैड ब्रीथ होगा। इसी तरीके से परसिस्टेंस कब कब उसमें बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ये जो 5 मतलब सिम्टम है, तो ये याद रखिए कि डिस्पेगिया होगा, हेरोसिन्स होगा, और रिजाइजुटेशन ऑफ फूड होगा, पाउल ब्रीथ होगा, और परसिस्टेंस कब होगा, ठीक है। फिर हमारे पास उसकी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं ना, तो बेरियम साल और ये तमाम के तमाम ज़्यादातर ये हम यूज़ करते हैं फ्लोरोस्कोपी में, रिवील अन्य एसोस्कोपी, ठीक है। तो हमारे पास ये हम क्या करते हैं कि बेरियम सॉल्व करा देते हैं किसी पेशेंट के लिए, जबकि उसको एसोफेजियल कैंसर वगैरह होती है, तो फिर हम उसकी फ्लोरोस्कोपी कराते हैं, उसके जो फ्लोरीन होते हैं ना, तो वो अंदर लेके जाते हैं, मतलब थ्रू द बेरियम सॉल्व। उसका फ्लोरोस्कोपी का मकसद यही होता है कि उसकी जो एसोफेगस की लाइनिंग होता है ना, तो वो थिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब वो थिन करेगा, जो भी मतलब कैंसुरियस सेल होता है ना, तो उसका वाज़ेह पता चला जाएगा, और उसकी जो एक्सरे के ज़रिए वो अपना में इमेज लेगा, ठीक है। फिर उसकी दूसरा नंबर पॉइंट हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कैन लीड टू बरीड एसोफेगस पर प्री कैंसरियस कंडीशन, ठीक है। तो हमारे पास जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होते हैं ना, तो उसकी वो कह रहे हैं कि ये लीड करते हैं बरीड एसोफेगस। बरीड एसोफेगस का मकसद ये है कि वो जब आपकी एसोफेगस की लाइनिंग अल्टर होते हैं ना, ख़राब होते हैं ना, तो उनको हम ये याद रखिए बरीड एसोफेगस कहते हैं। बरीड एसोफेगस उसको कहते हैं जब आपकी जो मतलब एसोफेगस की लाइनिंग होते हैं ना, तो वो जब ख़राब हो जाते हैं ना, तो उसको हम बरीड एसोफेगस कहते हैं, समझ गए ना। और ये हमारे पास प्री कैंसरियस कंडीशन में होती है, ठीक है। जब कैंसरियस सेल नहीं होते तो फिर वो, ठीक है, तो फिर ये मतलब एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का हो सकती है। लेकिन ये हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वो बता रही है कि इस किस वजह से हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। बेरियम सालों की वजह से गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज टू द बर्ड एसोफेगस, ठीक है। ये भी हम देख मतलब मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास डिस्पेगिया हो गया, तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो प्री कैंसरियस कंडीशन है वो मालूम करेंगे। फिर हमारे पास जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो हमारे पास डिस्पेगिया हो गया। डिस्पेगिया इनिशियली विद सॉलिड, देन विद फूड, सॉफ्ट फूड, एंड इवेंचुअली लिक्विड, ठीक है। तो ये रोज़ बरोज़ वो वर्सन जा रही थी, मतलब वो ख़राब होते जाते हैं, ठीक है। तो पहले वो सॉलिड को मतलब सही तरीके से सॉल्व नहीं कराते, फिर वो फूड जो लिक्विड फॉर्म में होते सॉरी सॉफ्ट एंड पाउडर होते थे, तो उस वो भी वो साल नहीं कराते, ठीक है। और फिर जो बाद में और फिर वो जो बाद में किया कि जो लिक्विड फूड होते हैं ना, तो लिक्विड फूड भी सही तरीके से वो स्वाल कराना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका वजह क्या है कि ब्लॉकेज होते हैं कैंसरियस सेल उसमें अकोमोडेट होते जाती है, और एसोफेगस की लाइनिंग थिनर हो जाता होते जाते हैं, ठीक है। लेट ऑकरेंस ऑफ पेन, मतलब उसके फिर जो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद उसमें सिस्टर्नल पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक एन मतलब ये सब पेनिंग होगा जब वो स्वालव कराते हैं ना, कि कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको पेन होती है, ठीक है। वेट लॉस होना, वो ये भी हमारे पास कि जब एक पर्सन की वेट ज़्यादा होते हैं ना, तो एसोफेगस की जो कैंसर होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा उसको प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब उसको आसानी से लग भी सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर जितने भी हम डिजीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसमें वेट जो है वो वेट को कम रखना लाजमी होता है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा मतलब हम उसको मतलब पोटेंशियली हार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस बंदे की भी वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो रिस्क पे होता है, ठीक है। तो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब मेल है फीमेल है, ठीक है। Definitive diagnosis is made through esophageal gastroenterology,
ड्यूडेनोस्कोपी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसकी जो एसोपीजियो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी की इसकी वजह से भी हम देख सकते हैं, ये भी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ड्यूडिनम तक जाते हैं या ड्यूडिनम के ऊपर स्टमक में भी, और इस तरीके से सब ये सब जो इंटरनल आर्गन होते हैं ना, तो वो हम देखते हैं, एसोफेगस देखते हैं, ठीक है। फिर हम उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले एंडोस्कोपिक एबिलेटिव थेरापी मीन फोटो डायनामिक थेरेपी, रेडियोथेरेपी, एल्ब्यूशन, एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन, ठीक है। तो ये जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होते हैं ना, थेरापी होते हैं, तो वो हम अप्लाई करेंगे उस पेशेंट पे। फॉर एग्जांपल उसके लिए मतलब फोटो डायनामिक थेरेपी भी करेंगे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फोटो वगैरह ये सब लेंगे, और इसी तरीके से रेडियोथेरापी भी करेंगे, ठीक है। तो इस मेन उसका मकसद क्या होती है, उसका मेन मकसद ये होता है कि इस पेशेंट को रिलीफ मिल जाए, ठीक है। उसकी हम एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन का मतलब ये है कि वो जगह जिस जगह पे वो कैंसरियस सेल कम्युलेट हुआ है, तो उसको उससे निकालना और उसको एक्सचेंज करना जो ड्यूडिनम के जिजिनम के पार्ट होते हैं ना, तो जिजिनम से वो एक्सचेंज भी कराते हैं, ठीक है। तो हम ये बाद में पढ़ेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशंस बर्न अवे एबनॉर्मल सेल यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, ठीक है। तो फिर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी यूज़ करेंगे, इसलिए यूज़ करेंगे ताकि जितने भी कैंसरियस सेल होते हैं ना, ताकि वो सेल हो जाए, मतलब किल हो जाए, ठीक है। उसको बर्निंग के लिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स वगैरह ये सब यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम फोटो डायनामिक थेरेपी यूज मेडिकेशन टू manage to make damaged cell sensitive to light which is then used to destroy them, ठीक है। तो फिर हम वो ऐसे मेडिकेशन हमने जो पहले ऊपर पढ़ा था ना, ये हमारे पास सब के सब एंडोस्कोपिक अल्वेशन थेरेपी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमने पढ़ा कि वो हम क्या करेंगे कि बर्निंग ऑफ द सेल करेंगे, ताकि जो एबनॉर्मल सेल होते हैं ना, तो वो ख़त्म हो जाए। फिर उसकी जो फोटो डायनामिक होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम उनकी डैमेज सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे थ्रू मेडिसिन, ठीक है। फिर उसको जो एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन होता है ना, इन्वॉल्व इंजेक्शन अ सेलाइन सॉल्यूशन अंडर द लिविंग द लाइनिंग ऑफ द एबनॉर्मल टिश्यू फैसिलिटेट इट रिमूव, ठीक है। तो फिर हम एंडोस्कोपिक मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो नॉर्मल सेलाइन होते हैं ना, तो हम इंजेक्ट कराते हैं उस कैंसरियस सेल तक, और उस जगह को हम काट दिया जाएगा, और इसकी जो रिसेक्शन होता है ना, तो उस रिसेक्शन के बारे में हम उसकी जिजनम से थोड़ा पार्ट निकालते हैं और ग्रेफ्टिंग कराते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम ग्रेफ्टिंग कराते हैं इस कैंसर की जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन में। पेलिएटिव केयर फॉर एडवांस स्टेज कैंसर में इंक्लूड एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, ठीक है। फिर हम उसको पेलिएटिव केयर भी देंगे। पेलिएटिव केयर का मतलब इसी कि वो उनको हम क्या कि सेंसिटिव केयर देना है, मतलब जितने भी कीमोथेरेपी हो गया, एसोफेजियल डायलेशन, इलेक्ट्रो कगुलेशन हो गया, ये सब थेरेपी हम उन पे अप्लाई करेंगे ताकि उनकी रिलीफ आ जाए, ठीक है। केमिकल के ज़रिए या फोटोडायनामिक मीन्स कोई मेडिकेशन वगैरह है, उसको इंसर्टिंग ऑफ द एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट टू रिलीव सेवेयर डिस्पेगिया, ठीक है। तो हम एक ऐसा मेटल 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 लाइक चीज़, हम ऐसा मेटल वाली चीज़ उसको इंसर्ट करेंगे ना, ताकि उसकी जो सॉल्व होते हैं ना, वो आसानी से होगा, उनमें ब्लॉकेज ना आए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया, जो कि हम एस एसोपेगो एसोपे सुपीरियो सुपीरियोटेक्टोमी में हम कराते हैं कि रिमूवल ऑफ सेक्शन ऑफ द एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगोजेक्टोमी में हम ऐसा कराते हैं कि जो एसोफेगस होता है ना, उसकी थोड़ा पार्ट, जिस पार्ट पे फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह आ जाते हैं ना, तो उसको हम काट दिया जाते हैं और फिर रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। लेकिन उसको कंस्ट्रक्शन के लिए हम जेजेनम से पार्ट लेके एसोफेगस में लगाते हैं, ठीक है। और विद reconstruction using part of the stomach is occasionally for
परफॉर्म बट कैरी मल्टीपल पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। ये हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख ले कि इस जगह से क्या, इस जगह से वो पार्ट लेके जेजिनम से और एसोफेगस की जिस पार्ट पे कैंसर वगैरह होते हैं तो वो हम उसको मतलब ग्रेफ्ट कराते हैं, ग्रेफ्टिंग हम कराते हैं, ठीक है। इस पार्ट को उससे रिमूव कराते हैं, ठीक है। तो फिर एक कॉम्प्लिकेशन तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो जिज्न में जो एब्जॉर्प्शन होना था ना, तो वो एब्जॉर्प्शन फिर कम होगी, ठीक है। और जो पार्ट उसने मतलब रिमूव की थी, तो उसकी दोबारा हम मतलब जो हीलिंग प्रोसेस होता है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। और इन्फेक्शन की चांसेस भी हो सकती है, फूड की मतलब लीकेज भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा एस्पायरेशन की भी चांसेस होती है। तो ये जो एसोफिजियोटेक्टोमी जो है वो हमारे एक्टोमी होते हैं ना, तो हम रिमूवल ऑफ द एसोफेगस कराते हैं। फिर हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस के हमारे पास ओ एम्पेयर सॉलो रिलेटेड ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन एंड रेडिएशन थेरेपी इज एविडेंस बाय डिफिकल्टी सॉल्विंग एसोफेगिया, द कपिंग chewing ड्यूरिंग ईटिंग ड्यूरिंग ड्रिंकिंग रिजर्वेशन वेट लॉस, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एविडेंस वो बता रही है कि इम्पेयर सॉलिंग ख़राब, उसकी जो सॉलिंग प्रोसेस होती है वो ख़राब इसलिए होती है ताकि उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ट्यूमर की वजह से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मतलब ब्लॉकेज होती है ना, तो फिर वो सही तरीके से फूड स्टमक में नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। फिर जो इम्बेलेंस न्यूट्रिशन, तो हमने हर डिजीज़ में पढ़ा है कि मतलब उसको बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन वो इस पेयर और होप की वजह से वो ज़्यादा फूड नहीं लेते ताकि वो हमें मतलब हमारी मतलब क्या है कि पेन और डिस्कम्फर्टेबिलिटी हमको काज करती है। एनजाइटी इसलिए होती है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं ना, मतलब उसकी डायग्नोसिस वगैरह उसकी वजह से होते हैं, और वो एविडेंस देता है। एविडेंस का ये है कि वो रेस्टफुलनेस होगा, वो सही तरीके से रेस्ट में नहीं होगा, ठीक है। एक्यूट पेन भी होगा क्योंकि उसको उसको एसोफेजियल ब्लॉकेज होती है। जब एसोफेगस की ब्लॉकेज होते हैं ना, तो इन्फ्लामेशन, जब इन्फ्लामेशन होते हैं ना, तो अ, उसकी हम फिर सर्जिकल इंटरवेंशन भी करेंगे, तो सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद उसको बर्निंग, शार्प पेन हो, ये सब चीज़ें उसकी एब्डोमिनल में हो सकती है, ठीक है। कि swelling होगी, ईटिंग के टाइम पे वो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ लें, हाँ, इसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बोल दिया था आसान है क्योंकि हमने पहले भी बताया कि हम पीएस फॉर्मेट पे बनाते हैं जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है। कि सबसे पहले वो प्रॉब्लम होते, तो इस प्रॉब्लम की वो फिर इस स्टेटमेंट में भी खास बताती है। ये रिलेटेड टू के बाद जिस वर्ड आते हैं तो वो हमारे पास खास होते हैं। जो पहले वर्ड था फॉर एग्जांपल रेस्पार इन्फेक्शन, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। और इसी तरीके से इम्पेयर सॉलिंग एंड कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम, ये हमारे पास काज हो गया। किस चीज़ की ये इन्फेक्शन काज होती है, किस वजह से कि आपकी इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है, समझ गए ना। फिर एविडेंस जब आप देते हैं ना, तो एविडेंस ये है कि उसको प्योर होगा, इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट भी होगा, क्योंकि उस जगह पे मतलब हीलिंग करना भी होगा। और बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन की चांसेस होती है, तो इसलिए वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा होती है ताकि इन्फेक्शन कम हो। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कफ, चेस्ट कंजेशन, ये सब चीज़ें आ सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हम एक पेशेंट के लिए क्या करेंगे कि द इंटरवेंशन फोकस ऑन इम्प्रूविंग द पेशेंट न्यूट्रिशनल एंड फिजिकल कंडीशन बिफोर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे चीज़ों पे हम फोकस करेंगे ना, ताकि पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होते हैं वो इम्प्रूव हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो मतलब सर्जरी की कंडीशन के लिए चला जाते हैं ना, तो हम उनको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पहले से हम पूरी करते हैं, ठीक है। ताकि थोड़ा टाइम लेके उसको फिर मतलब भूख वगैरह लग जाए, ठीक है। तो हम बिफोर द सर्जरी हम उनके लिए मतलब फिजिकल कंडीशन और न्यूट्रिशन ये हम इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। ताकि बाद में वो इतना मतलब स्टे कर ले फूड इतनी जल्दी तो हम नहीं देते ना सर्जरी के बाद। तो फिर इसलिए हम उनको बताते हैं कि खाना और न्यूट्रिशन वगैरह ये सब पूरा हो जाए सर्जरी के पहले।
सर्जरी से पहले हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट देंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि उनकी हीलिंग वगैरह सब अच्छी तरह हो जाए। इन लिक्विड आर सॉफ्ट फॉर्म एज प्रोवाइड प्रोमोट वेट गेन एप द पेशेंट कैन कंज्यूम एडोकेट फूड और ठीक है। तो हमारे पास उसकी वेट को क्या करना है कि ये अच्छी तरीके से अपने वेट को भी गेन कर ले, ठीक है, ताकि बाद में जितने भी उनको फूड की सही तरीके से कंजम्पशन नहीं कराते ना सर्जरी के बाद, तो पहले से उनको मजबूत करना है। इफ ओरल इनटेक इज नॉट पॉसिबल, पेरेंटियल इंट्रावीनियस इंटीरियल ट्यूबिंग न्यूट्रिशन इंडिकेटर, अगर वो अपने ओरल पे कोई फूड नहीं लेते तो फिर हमारे पास और चांसेस भी है, ताकि हम पेरेंटियल न्यूट्रिशन देंगे थ्रू वीन्स वगैरह, या उसको हम थ्रू ट्यूब इंटीरियल ट्यूबिंग और उसकी थ्रू हम भी दे सकते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिशनल स्टेटस इज मॉनिटर थ्रू द ट्रीटमेंट प्रोसेस। थ्रू आउट द ट्रीटमेंट प्रोसेस हमने उनकी जो मैनेजमेंट होती है ना बॉडी के, वो हम चेक करना हमें एज ए नर्स चेक करना है, ठीक है। The patient is informed about the post-operative equipment that will be used, such as closed chest drainage, nasogastric suction, पेरेंट्रियल फ्लो थेरेपी इन गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से उसकी जितने भी ड्रेनेज वगैरह या नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब वगैरह लगे हुए हैं ना, तो उनको क्लोज कराना है, इसलिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह डायरेक्ट चला ना जाए, ठीक है। फिर हमारे पास आफ्टर रिकवरिंग फॉर एनेस्थीसिया, फिर जब वो एनेस्थीसिया द पेशेंट इज प्लेस इन द पाउलर लोअर पाउलर पोजीशन एंड लेटर पाउलर पोजीशन इज प्रिवेंट टू रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो ये सबसे पहले ये एमसीक्यू आप याद रखें कि जब उसकी सर्जरी हो जाती ना, तो सर्जरी के बाद जब पेशेंट एनेस्थीसिया ख़त्म होती ना, तो उसको लो पाउलर पोजीशन पे रखना है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक की कंटेंट होते हैं ना, ताकि वो ऊपर ना आ जाए, ठीक है, एसोफेगस तक, क्योंकि वो तो जल्दी इस वक्त तो सर्जरी हुआ है, ठीक है, तो उसको लो पाउलर पोजीशन पे रखना है। क्लोज ऑब्जर्वेशन इज maintained for regurgitation, dyspnea and the possibility of aspiration pneumonia, ठीक है। तो फिर ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे, ताकि उसको कोई भी एस्पिरेशन डिस्पीगिया वगैरह ये सब चीज़ें या ना हो, ठीक है। द पेशेंट टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड बाय detect by elevation that may indicate aspiration or fluid seepage into the mediastinum। तो ये भी हम देखना है, बार बार में उसकी टेम्परेचर मतलब मॉनिटर करना है, ठीक है, वाइटल साइन जितने भी है, और उसकी एस्पायरेशन की जो ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, तो उसको भी हम मॉनिटर करना है। Artisanal grafting has been performed. The nurse check the graft visibility hourly for the least at least first 12 आवर, ठीक है। जब हम उससे जिजनम से पार्ट लेके काट देते ना, तो उसको भी 12 आवर बाद लाजमी चेक करना है, ठीक है, ताकि कोई भी obstruction या लीकेज या इसी तरह से कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आया है, ठीक है। तो ये हमने 8 नंबर डिजीज़ पढ़ा, ठीक है। तो आप अगर केमी नर्सिंग लेक्चर पे अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अच्छी तरीके से उसको भी पैदा हो जाए, ठीक है। और अगर हमारी लेक्चर वगैरह में कोई भी ऐसा पॉइंट हो, ताकि आप लोग, हाँ, मतलब तो ताकि आप लोग क्या कर ले, आप लोग इंस्ट्रक्ट कर ले, तो ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कोई भी मसला हो या कोई भी ऐसा हम वर्क कर दें और आप मतलब आपको सही तरीके से नहीं लगता हो, तो वो काम हम आपको बता सकती है, ठीक है। प्री एजिली आप क्या करते हैं, एसएमएस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल